नारनौद इसलिए क्योंकि नारनौद से पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु जीते थे 2014 में, 19 में हार गए, 14 में जीते। नारनौद से हिसार जिले की सीट है और उसके बाद खट्टर सरकार में मंत्री भी बने, उसके पहले प्रवक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और इस बार क्या होगा नारनौद में, ये बहुत अहम है। और पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु जेजेपी के राजकुमार गौतम से हार गए थे। सही बोल रहा हूँ, राजकुमार गौतम ही जीते थे ना पिछली बार? रामकुमार, माफ करें, रामकुमार गौतम। और इस बार वहां से कांग्रेस से जसबीर सिंह हैं और बाकी 3 उम्मीदवार हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस सीट का अगर थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, 2009 में लोकदल यहां से जीती थी, 5 में कांग्रेस और 2000 में निर्दलीय। उससे पहले हरियाणा विकास पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब जीतती रही। तो यहाँ नारनौद की सीट, रविंद्र शोरन जी। देखिए कैप्टन, एक मिनट, सॉरी सर, कैप्टन अभिमन्यु स्ट्रगल कर रहे हैं और नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है वो करीब 1.25 लाख जाट मतदाता है, मतलब 50% से भी ज्यादा, करीब 60% के आसपास यहाँ पर जाट मतदाता है। और बीजेपी के प्रति जाटों का प्रेम तो पता ही है सर आपको। कैप्टन अभिमन्यु हालांकि जाट नेता हैं, कारोबारी हैं बड़े, और 2014 का चुनाव जीते, लेकिन 19 में हार गए रामकुमार गौतम से और जेजेपी पार्टी से। इस बार का जो इलेक्शन है वो भी कैप्टन अभिमन्यु के लिए मुश्किलों भरा चुनाव है, उनके लिए आसान इलेक्शन नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि ये जो जसवीर सिंह है ना, इनको पॉपुलरली जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता लगेगा, इसको जस्सी पेटवाड़ के नाम से, पेटवाड़ इनके गांव का नाम है, जस्सी है ये। तो ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने अगर वाकई में सही सर्वे के आधार पर कोई सीट दी है तो वो यही दी है। जो सर्वेक्षण अगर कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं, देखिए हमने खूब सुना, खूब खबरें चलाई कि सर्वे हो रहे हैं, पर उस पर कितनी टिकटें दी गई, उस पर सबको ऐतराज है कि नहीं दी गई, कुछ दी गई, कुछ नहीं दी गई। लेकिन ये सीट वो है जो सर्वे के आधार पर दी गई है। अगर ये व्यक्ति चुनाव अकेले लड़ जाते तो भी जीतने की संभावना रखते थे वहां पे। अच्छा, अगर ये इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते तो भी जीतने की संभावना थी, क्योंकि अपने इलाके में पॉपुलर हैं और मूल रूप से आईएनएलडी के हैं, मूल रूप से आईएनएलडी के ये नेता रहे। उसके बाद हुड्डा साहब के लीडरशिप में, रहनुमाई में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक, लोग बताते हैं, मेरा तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ा एनर्जेटिक हैं और उस इलाके में बहुत पॉपुलर भी हैं। तो इनके लिए जीत की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है। एक और व्यक्ति का नाम मैं यहां पर रणवीर लोहान का भी लूंगा। रणवीर लोहान भी पॉपुलर है, वहां पे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पॉपुलर हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी का कारण है कि उन्होंने वहां पे काम एक शुरू किया, क्योंकि उस इलाके में भी बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो उन्होंने वहां पर काम शुरू किया बच्चों को विदेश भेजने का। जो बच्चे विदेश जाते हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं और बड़े रीजनेबल दामों में करते हैं। बाकी लोग कई जगह तो हम देखते हैं हरियाणा और पंजाब, उनकी कोई ट्रेवल एजेंसी है या जो बाहर भेजने वाली कोई एजेंसी है? हाँ, वैसा इमिग्रेशन एजेंसी टाइप उन्होंने वहां पे शुरू किया है। हाँ। और वो बड़े रीजनेबल रेट्स पे किया है, और वो रीजनेबल रेट्स की वजह से वहां के कई बच्चे विदेश चले गए और वो सेटल्ड है। मतलब फ्रॉड वाला मामला अभी तक इनका वैसा नहीं है जैसे बाकी एजेंसीज का, क्योंकि इस मामले में तो बहुत फ्रॉड चलता है ना सर। लेकिन इनका कबूतरबाजी होती है बहुत। हाँ, कबूतरबाजी होती है। और हरियाणा पंजाब तो उसका गढ़ बन चुका है, गढ़ है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन इन्होंने वहां पर अच्छा नाम कमाया उसमें, और सम्मानित व्यक्ति के तौर पर लोग इनको जानते हैं। और कई साल से कांग्रेस की राजनीति भी करते रहे चौधरी बीरेन सिंह के साथ, तो एक पॉपुलर फेस वहां पर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने में तो ज्यादा मजबूत है नहीं, तो लेकिन ये पॉपुलर हैं और इनको भी हम लोग देखेंगे इस चुनाव में। बाकी जो योगेश गौतम और उमेद लोहान भी पॉपुलर हैं। उमेद लोहान भी पॉपुलर हैं और आईएनएलडी के जैसे जो हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि जिन पॉकेट्स में आईएनएलडी स्ट्रांग है, उनमें से एक ये भी है। उमेद लोहान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और युवा आईएनएलडी के अध्यक्ष रहे हैं, यूथ के कई साल पहले। पार्टी छोड़ भी दी थी, वापस आ गए। तो अब ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मतलब जीतने की पोजीशन में होंगे शायद, उसकी संभावना मुझे लगता है कम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। आईएनएलडी का जो स्ट्रॉन्ग 5, 10, 20 लोग सीट्स हैं, उनमें से एक सीट ये भी है कि जहां पर वो कड़ी टक्कर देंगे। और इसका बड़ा कारण यही है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है नारनौंद सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है।
ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं है क्योंकि काउंटिंग हुई नहीं कहीं, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये है कि सबसे ज्यादा जाट मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है और इसीलिए ज्यादा संभावना है कि ये मुकाबला जो होगा बड़ा थोड़ा सा कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 4 जाट उम्मीदवार हैं और चारों अपने अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं। और लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पूरे हरियाणा में एज है, तो एज यहां भी कांग्रेस को ही दिख रहा है। तो आप यहाँ नारनौद में कांग्रेस को एज देखते, तो टक्कर आप नारनौद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देख रहे हैं, ठीक है? मुख्य मुकाबला इन्हीं का है सर, लेकिन ये चलिए, दोनों लोग जो हैं ये भी पॉपुलर हैं, मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। रणवीर लोहान और उमेद लोहान जी, आम आदमी पार्टी, इन लोग। अत्री साहब, जैसे पिछली बार 2019 में जेजेपी के रामकुमार चौहान जीते, रामकुमार गौतम माफ करिए, और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए और वो दूसरी सीट से उन्हें टिकट मिला और यहां से बीजेपी के जाहिर है जो पिछली बार 14 में जीते और दावेदार कैप्टन अभिमन्यु। अब आपके हिसाब से यहाँ नारनौद में क्या दिख रहा है? ये फिर अगर अजीत जी वही बात है कि हरियाणा के सबसे रोचक मुकाबलों में ये सीट भी है, सबसे जो रोचक नेल बाइटिंग फिनिश है उस तरह की सीट ये भी है। लेकिन यहाँ मजेदार बात एक और है, जो ट्रेडिशनल एलाइज थे वो 3 मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कोई शक नहीं है, उन्होंने एक बड़े मंत्री के तौर पर 2014 से 19 तक बहुत सामाजिक काम किए, सामाजिक काम बहुत किए उन्होंने, और हर गांव में मतलब एक विकास कार्य के हिसाब से और सारी बात किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिला, वो जातिगत राजनीति की भेंट चढ़ गए। रामकुमार गौतम के हाथ 12,079 वोटों से वो हार गए थे 2019 में। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है जी, देखिए बीजेपी और इनेलो कभी से ट्रेडिशनली एलाई थे, और यहां पर वो जो अगर सारे सिस्टम जुड़ जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं बचेगी। लेकिन चूंकि वो साथ नहीं है, अभिमन्यु आइसोलेशन में बीजेपी के साथ है, और जो जस्सी पेटवाड़ भी है, जो जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी आईएनएलडी के यूथ लीडर है। कल शाम को जब अपनी बात हो रही थी तो मैंने पता किया सारा, वो आईएनएलडी से ही आए हैं वो भी, तो उन्होंने कहा वो तो हमारा ही है। उसके बाद उमेद लोहान, कभी जो इनकी यूथ विंग थी, जो ज्वाइंट इनेलो और जेजेपी जब इकट्ठी थी, उसके बहुत प्रॉमिसिंग लीडर थे, बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति है। और अजय चौटाला के तो राइट हैंड मैन थे, किन्हीं कारणों से वो अलग हुए, अब अभय सिंह के पास आ गए, लेकिन उनका इस निर्वाचन क्षेत्र में ठीक ठाक जुगाड़ है, वोटों के हिसाब से, पीआर के हिसाब से। यहां पर रोचक मैं चुनाव क्यों कह रहा हूं कि हरियाणा में अगर कुछ कंस्टिट्यूंसी आपने देखनी हो ना, कि कोई व्यक्ति कितना विकास कार्य करा सकता है, सामाजिक काम करा सकता है, और उसके बाद भी किन्हीं अज्ञात कारणों के साथ चुनाव हार सकता है, तो वो ये कंस्टिट्यूंसी है। केवल जातिगत आधार पर केवल चुनाव हार गए थे अभिमन्यु पिछली बार। जो रामकुमार गौतम है वो केवल ब्राह्मणों का टेंडर लेकर के वहां पहुंच गए, बाकी सारे जाट वोट आपस में बट गए, और रामकुमार गौतम ने वहां क्या किया क्या नहीं किया, 5 साल वो लफाजी करते रहे, और अब भी वो सफेदोश चुनाव लड़के ये कह रहे हैं कि जो मुझे वोट नहीं देगा उसका बीज नाश हो जाएगा। यहां तक कहते हो, कल्पना कीजिए आप वोट मांगने जा रहे हो और लोगों को शराब टाइप की चीज दे रहे हो। लेकिन हरियाणा में ये होता है। जो आपने स्पेसिफिक नारनौंद की बात की, आज की तारीख में मुझे लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु, देयर इज नो डाउट, बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट थे, लेकिन वो यहां फिर वही बात है, किसान बेल्ट है और जाटों की बहुतायत है, और जाट भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख सुहाते नहीं। फिर मैंने आपको एक बात कही है एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि अभिमन्यु में कोई कसूर नहीं हो सकता, उनकी पार्टी में कसूर होगा कि वो बीजेपी से आए, उन्होंने हमारे आंदोलन के साथ ये किया वो किया सारा किया। तो सब कुछ अच्छा काम करने के बावजूद भी, लोगों की मदद करने के बावजूद भी, एक हरियाणा में आप देखेंगे तो नंबर 2 के अमीर भी हैं, ये सावित्री जिंदल के बाद नंबर 2 पे। पिछली बार ये जातिगत राजनीति की भेंट चढ़े थे और रामकुमार गौतम निकल गए विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी रीजनिंग फॉर दैट मैटर। इस बार भी ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत रोचक है, यहाँ पर वोट सबको मिलेंगे, दोनों लोहान को भी वोट मिलेंगे, वोट इनको भी मिलेंगे वोट, लेकिन जो ओवरऑल जो हालात बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है क्लियर कट एज जस्सी पेटवाड़ को आज की तारीख में है चुनाव, क्योंकि किसान आंदोलन बड़ा फैक्टर है, जाटों के प्रति भाजपा की चिढ़ बड़ा फैक्टर है, ये बात हमें यहां भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और कोई जो जाट जहां पर बड़े बीजेपी के नेता, बड़े चेहरे, अभिमन्यु तो जन पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे, कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, लेकिन त्रासदी देखिए, इतना बड़ी मंत्री होने के बाद पिछली बार भी हार गए चुनाव, धनखड़ भी हारे थे, आपको ध्यान होगा। जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े मंत्री थे, सारे निपट गए थे। मनोहर लाल जी खुद और उनके 2 मंत्री जीते थे पिछली बार, 11 मंत्री हारे थे। केवल किस लिए, वो सारी चीजें आप बेहतर जानते हैं। इस बार उसमें एक और बीमारी जुड़ गई है इन बीजेपी के हिसाब से, कि जो जाटों के प्रति जो बेचारे प्रत्याशी हैं वो, प्लस किसान आंदोलन की जो छाया है बहुत बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर, पर्सनल हेट्रेड के तौर पर पार्टी से है वो, और उसमें कोई व्यक्ति बहुत सारे कोई ठीक भी हो तो वो भी पिसेगा,
और पर्टिकुलरली जाट कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के इसी बात से परेशान है। और आपको ध्यान होगा अभिमन्यु और धनखड़ ने कोशिश की इंटरनली कि सीट बदल ली जाए, कोशिश की उन्होंने। ये नारनौल से बरवाला जाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। धनखड़ के बारे में भी बताया जाता है कि वो बादली से बहादुरगढ़ जाना चाह रहे थे। धनखड़ जब बोले तो ओपी धनखड़ बोला करें, नहीं तो जगदीश धनखड़ आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं अपने बयान देकर। कई बार पता नहीं चलता है कि उपराष्ट्रपति हैं कि नेता हैं। अभी परसों ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ऐसे भाषण दिया जैसे कहीं रैली में भाषण दे रहे हो बीजेपी के नेता की तरह। जी, वो भी बड़े परेशान और राष्ट्रपति बनने की उनकी भी इच्छा हो रखी है बहुत ज्यादा, तो लगे रहते हैं बेचारे। हाँ, तो पूरा नाम बोला कीजिए। जैसे मैं आपको अगर पूरा नाम खाली अत्री बोलूंगा तो अत्री एक वहां ऊंचाना चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो मैं हेमंत अत्री बोलूंगा, वो देवेंद्र अत्री हैं। जी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कोशिश की लाइटर नोट, तरीके से। सॉरी, हाँ, और ऑब्वियसली बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ा जाए तो थोड़ा सा कुछ मामला बने, लेकिन उनको भी परमिट नहीं किया गया, यहाँ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केवल खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो किसान आंदोलन का और जाट बिरादरी के अंदर जो भाजपा के प्रति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेट्रेड पैदा हुई है उनके बयानों से, उनकी जो भी चीजें हैं, उसका खामियाजा कैप्टन अभिमन्यु को भुगतना पड़ेगा। चलिए कट शॉट में लंबा वीडियो हुआ। आप एज किसको देखते? या क्लियर एज आज की तारीख में जस्सी पेटवाल को। आप भी यही कह रहे हैं रविंद्र सिंह चौहान, क्लियर एज कांग्रेस को है? मतलब कैप्टन अभिमन्यु 2019 में हार गए, इस चक्कर में मंत्री नहीं रहे, नहीं तो 5 साल फिर मंत्री रहते। तो इस बार भी कैप्टन अभिमन्यु से कांग्रेस को एज है, मतलब पिछली बार जहां जेजेपी जीती और इस बार कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को एज है और यहाँ कांग्रेस पार्टी का वेव है, ये एक बड़ा कारण है। और कैंडिडेट भी थोड़ा सा पॉपुलर है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण तो ये बता ही दिया कि खुद चाहते नहीं थे लड़ना, यहाँ से उनको फंसा दिया गया खट्टर ने। जैसे रामविलास जी को तो टिकट उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, तो उनको फिर मार्गदर्शक मंडल का रास्ता, उनको रोने के लिए छोड़ दिया, उनको मार्गदर्शक मंडल का रास्ता खोल दिया। तो सही बात, वो हुआ। चलिए, तो आज के एपिसोड में अजीत जी अगर 2019 में कैप्टन जीत गए होते तो मुख्यमंत्री के पद के लिए भी दावेदार कहीं ना कहीं हो सकते थे एक स्टेज पे 2019 में, जब बहुत सही बात है। लेकिन दावेदारी तो आप जानते हैं, यहाँ मोदी जी तय करते हैं, वो खट्टर को कहीं से उठा के दावेदार। अब एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मैं इंडिया टीवी में एडिटर था 2014 में, और जब जिस दिन हुआ कि मुख्यमंत्री खट्टर बनेंगे, मनोहर लाल नाम उस समय आया, तो मैं खुद शामिल था कि बाहर बैठकर न्यूज रूम में मनोहर लाल के नाम से सर्च करने लगा कि मनोहर लाल कौन है। और उसके बाद 2 लाइन कहीं से, 1 लाइन कहीं से, फोन कर रहे हैं रोहतक, कहीं और फोन कर रहे हैं, यार कौन है मनोहर लाल, किसी को नहीं पता। और अंत में जोड़ जाड़ के कुछ मिला, और एक अशोक कौशिक हरियाणा के हमारे साथ उस समय थे, प्रोड्यूसर, जिनको आप शायद जानते हैं, जो अभी एबीपी न्यूज में है, अशोक कौशिक, देखेंगे तो उनको पता चलेगा। उनको जिम्मेदारी दी कि पता करो कौन है मनोहर लाल। उन्होंने मनोहर लाल के बारे में कुछ उन्होंने भी पता किया, और खुद मैंने उसका जो प्रोग्राम का नाम दिया था, किस्मत हो तो मनोहर लाल जैसे। और उसके बाद वो शो आधा मैंने लिखा था खुद, क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। ये इसलिए अचानक बोल दिया कि वो सरप्राइज मोदी जी किसको देते हैं, कैप्टन अभिमन्यु का हम लोग चर्चा करते रहे, पता नहीं वो किसको दे दें। चलिए वापस लौटते हैं हम। भजनलाल भी तो सरप्राइज हैं। भजनलाल शर्मा सरप्राइज है, मोहन यादव भी सरप्राइज। भजनलाल शर्मा तो पहली बार विधायक बने सांगानेर। भूपेंद्र पटेल, सही कह रहे हो भूपेंद्र पटेल, चलिए नेता भी थे। भजनलाल शर्मा तो सांगानेर से पहली बार विधायक बने, और वो भी मुश्किल से बने। उनकी भी कहानी है लंबी, भरतपुर से लड़ना चाहते थे, उन सांगानेर से लड़े, और उनको पता ही नहीं चला, पर्ची वसुंधरा को दे दिया गया, और उसके बाद राजनाथ सिंह ने पर्ची खुलवाई, पता चला भजनलाल शर्मा बन गए। चलिए अब हम अजीत जी एक लाइन में कहना चाहूंगा, जितने आपने नाम लिए ना, इनकी अगर कोई एक यूएसपी है वो यही है कि इनको कोई नहीं जानता था।